हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। बूढ़े दरख्तों का मस्कन लारस बाग, जिसका नाम बाद में बागे जिना रख दिया गया, और हम यहाँ पे खास तौर पे वो दरख्त देखने आए हैं जिसका जिक्र बानो कुद्सिया ने अपने नावल राजा गिद्ध में बारहा किया है। तो जी इस वक्त ये हमारे सामने काफूर का वो तारीखी दरख्त खड़ा है जो राजा गिद्ध का चौथा किरदार है। राजा गिद्ध उर्दू अदब का एक शाहकार नावल जिसमें बानो कुद्सिया एक नाकाम मोहब्बत की दास्तान बयान करते हुए इंसानों के मुआशरती, नफ्सियाती और रूहानी पहलुओं का गहराई से तज्जिया पेश करती। यूं तो इस कहानी के 3 किरदार हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज जीसी यूनिवर्सिटी शोबा सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। नंबर 1 सीमी शाह, जो एक खूबसूरत मॉडर्न एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। दूसरा किरदार आफताब है, जो कि एक खूबसूरत कश्मीरी नौजवान है और बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और कयूम, जो निचले गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है और इसी की ज़ुबान में पूरे नावल की कहानी बयान की गई है और राजा गिद्ध इसी को कहा गया है। कयूम खुद भी सीमी शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन ये बात उसको कभी कह नहीं पाया, क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से। ताहम इस नावल का जो चौथा किरदार है वो है लारस गार्डन में सदियों से लगा हुआ काफूर यानी कैम्फर का ये दरख्त। मेरी बहुत अरसे से ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश थी कि लारस गार्डन में लगे हुए इस दरख्त को तलाश किया जाए, जो बानो कुद्सिया के नावल राजा गिद्ध का चौथा किरदार है। इसे करीब से जाके देखा जाए और मालूम किया जाए कि आखिर बानो कुद्सिया ने लारस बाग में लगे हुए हज़ार कदीम दरख्तों में से काफूर के इस दरख्त को ही क्यों इंतखाब किया। राजा गिद्ध के सफ़ा नंबर 120 से काफूर के इस दरख्त की कहानी का आगाज होता है। ये नावल का वो मोड़ है जब सीमी शाह आफताब की मोहब्बत में अपना सब कुछ दाव पे लगा देती है और फिर आफताब की बेवफाई से सख्त डिप्रेशन में चली जाती है। आफताब एक रवायती किरदार की तरह से अपनी माँ बाप की पसंद से खानदान में शादी करता है और फिर वो मुल्क छोड़कर बाहर चला जाता है। अब कयूम, जो कि कहानी बयान कर रहा है, आफताब को एयरपोर्ट पे छोड़कर आता है और वापसी पे वो सीमी के बारे में सोचे जाता है और यहीं से वो लारस बाग में सोचते सोचते एंटर होता है। अब वो बयान करता है कि इन दिनों मेरी आदत थी कि जब भी मैं खुद तरसी का शिकार होता तो हमेशा लारस बाग चला जाता। पता नहीं लारस बाग का नाम बदलकर क्यों बागे जिना रख दिया गया। कहीं दूर बाग में एक कोयल बार बार बिलक रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुर्त मुराद के मज़ार को जाने वाली सड़क पर जा रहा था। फिर मैंने सीमी को देखा। काफी फासले से वो काफूर के दरख्त तले जानुओं पर सर रखे चुपचाप बैठी थी। काफूर का दरख्त, सीमी और शाम मुझे मेरे ख्वाबों का हिस्सा लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब गया और 10 बस्ता उसके पास बैठ गया। उसने आंखें ना खोली, सिर्फ आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो चुगताई की तस्वीरों में बनी हुई गजाल रो लड़कियों की तरह इस वक्त इश्क बलब थी। उसकी रूह का हर मालिक्यूल जख्मी था। वो इश्क के पानियों में यूं तैर रही थी जैसे शहर सैलाब के पानियों में गर्क के आब हो जाते हैं। तुम पिंडी से कब आई सीमी? सीमी ने जवाब ना दिया। तुम आफताब को अलविदा कहने आई थी। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गई, यानी जो आंसू बह रहे थे वो भी खुश्क हो गए। गालिबन ये वक्त राजा गिद्ध का वक्त था। शायद मैंने मरती हुई सीमी को छावनी वाले पुल पर से देख लिया था। उसने इत्तफाक देखिए कि ऐन इस दरख्त के सामने हिरनों का एक बहुत बड़ा पिंजरा बना दिया गया है। या तो किसी ने नावल को गौर से पढ़ा और इस बात पे गौर किया कि बानो कुद्सिया ने मरती हुई सीमी को गजाल रूस से तशबीह दी थी। गजाल हिरन को कहते हैं। गिद्ध एक मुर्दार खाने वाला जानवर है जो अपना शिकार खुद नहीं करता बल्कि मुर्दा गोश्त खाता है। और कयूम को राजा गिद्ध इसलिए कहा गया है इस नावल में
कि वो किसी की छोड़ी हुई मोहब्बत में दिल हारी हुई नीम मुर्दा लड़की को अपनी जज्बाती और ज़हनी आसूदगी के लिए इस्तेमाल करता रहता है। राजा का मतलब बादशाह और गिद्ध का मतलब मुर्दार खाने वाला जानवर। जिस तरह गिद्ध मुर्दार मरे हुए बेबस जानवर को खाता और नोचता है, इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान अपने से कमज़ोर इंसानों की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। यही इस नावल का मरकज़ी ख्याल है। बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद्ध 1981 में मंज़र-ए-आम पर आया और इसके बाद ये CSS सिलेबस का हिस्सा भी रहा। इस नावल का सबसे मुनफरद पहलू ये है कि हलाल और हराम के तसव्वुर को उजागर करने के लिए जिस तरह एक तरफ जिंदा इंसानों की कहानी चल रही है, जिसमें सीनी शाह, कयूम, आफताब और उनके टीचर सुहेल का फ़लसफ़ा बयान किया जाता है, उसी तरह साइड बाय साइड जानवरों की एक कहानी चल रही है, जिसमें जानवर इकट्ठे होकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। चील कहती है कि गिद्ध का ताल्लुक हमारे ख़ानदान से है, लेकिन ये चूँकि अपना शिकार खुद नहीं करता बल्कि दूसरों का शिकार किया हुआ और मुर्दा गोश्त खाता है। और चील ये कहती है कि गिद्ध के अंदर ऐसे आसार पैदा हो रहे हैं जो कि इंसानों में हैं दीवानगी वाले आसार, क्योंकि इंसान भी हराम खाते हैं। इसी वजह से इंसानों ने अपने लिए बहुत मोहलक हथियार और तरह तरह की ईज़ा रसानी के तरीके ईजाद किए हुए हैं। तो इस गिद्ध को जो कि मुर्दार खाती है, तो ये भी एक दिन इसी तरह से पागल होकर इस किस्म की चीज़ें बनाएगी जो जंगल के वासियों के लिए तबाहकुन होगी। तो इसलिए बेहतर है कि गिद्ध को अभी से जंगल बदर कर दिया जाए। और इस पूरी कॉन्फ्रेंस की सरबराही सी मुरक करता है और ये भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, ये जो साइड बाय साइड नावल के अंदर कहानी चलती है।